गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का 10th का साइंस लेसन नंबर 12, जो हम लोग इससे पहले 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा और विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ लिए है ना, जानकारी है। तो उसमें हम लोगों ने विभव और विभवांतर जो पढ़े थे उसकी डिफिनीशन भी आप लोगों ने देख लिए थे। देखे थे क्या मिला था कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। उसका फार्मूला आप लोगों ने बता चुके थे, V = W/Q। यही नहीं मिला था। इसके मात्रा क्या पाए थे? वोल्ट। इसी प्रकार विभवांतर की डिफिनीशन बोले थे कि एकांक आवेश को या एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कहलाता है। उसके भी फार्मूला पाए थे, ΔV = W/Q। यही नहीं मिला था। ΔV का मतलब था विभवों का अंतर, चाहे V2 - V1 लिखिए और चाहे VA - VB से डिनोट कीजिए। क्लियर? तो उसके भी मात्रक आपको क्या मिले थे? वोल्ट। तो बहुत अच्छे संबंध आप लोगों ने पा गए थे, V = W/Q। और इससे रिलेटेड आप लोगों ने 1 वोल्ट की डिफिनीशन भी बोले थे, विभव के पद में और विभवांतर के भी पद में। तो चलिए उस टॉपिक पे आज हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। आइए देखिए, आप क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर है? 12 वोल्ट का। 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, 12 वोल्ट का विभवांतर है। तो विभवांतर को किससे दिखाते हैं? V से या ΔV से। तो पहले लिख देंगे सॉल्यूशन। V कितना मिल गया हम लोगों को? 12 वोल्ट। इनको कितने कूलाम का आवेश ले जा रहे हैं हम लोग? 2 कूलाम का। तो कूलाम आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q = 2 कूलाम हो जाएगा। तब अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य को किससे डिनोट करते हैं? W से। W क्या बताना है? आंसर बतलाना है। तो अब आप अपने माइंड से सोचिए कि क्या V, Q और W में कोई संबंध प्राप्त हुआ है? तो एकदम नॉलेज पे है, V = W/Q, है ना? तो नोट करेंगे यहाँ पे V = W/Q से, राइट। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? W का एकदम निकाल दीजिए। W = V × Q। तो आसान से एकदम V और Q का मान इसमें पुटअप कर दो मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा? V का मान कितना है? 12 इंटू Q का कितना वैल्यू है? 2। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया? 12 × 2 = 24। तो 24 ये क्या है? W कार्य है ना। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसको शॉर्ट में G इससे हो गया। यही तो इतना आसान क्वेश्चन है। कितना कार्य करना पड़ेगा आपको? 24 जूल के इक्वल्स आपको कार्य करना पड़ेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को, कितने कूलाम आवेश को? 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ले जाने में कितनी ऊर्जा दी जाती है? हर 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
इसमें कितना वोल्ट बैटरी का विभवांतर दिया है 6 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा। कितने कूलाम आवेश को ले जाना है 1 कूलाम आवेश को। आवेश को किससे डिनोट करते हैं Q से। Q इक्वल टू कितना दिया है 1 कूलाम। हमें क्या बताना है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब वही है कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने की क्षमता कोई ना ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए तो ये फार्मूला डिनोट करेंगे V इज इक्वल टू W अपान Q मिल जाएगा। चलिए बतलाइए W का मान कितना आ जाएगा V इंटू Q। तो V की वैल्यू कितना है 6 वोल्ट इंटू Q की वैल्यू कितना है 1 कूलाम। कितना आ जाएगा 12 नहीं 6 1 जा 6 जूल। जूल को किससे डिनोट करते हैं J से। आपका इच्छा होगा तो इससे भी लिख लीजिएगा। आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आ गया। बहुत अच्छा, ऐसे ही मन से पढ़ते रहिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। बता दें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपके गैलरी में पड़ा रहेगा, बाद में देखते रहिएगा मन से। हमें मत रोका करिए, हमें रोकेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। चलिए तो हेडिंग बनाइए ओम का नियम। ओम का नियम ओम सलाह बोलते हैं ना। ओम्स लॉ। तो देखिएगा ओम्स का नियम क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ओम एक जॉर्ज साइमन नामक वैज्ञानिक है ओम। उन्होंने जो चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है, उसके जो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित होता है और उसमें जो धारा प्रवाहित होती है, दोनों के बीच में एक संबंध प्राप्त करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने एक रिलेशन बनाया और उसके साथ साथ एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने ये पता लगाया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, क्या यदि कोई चालक हो उस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्था के परिवर्तन का मतलब न तो उसके ताप पे, न उसके दाब में और न ही उसके कोई और अन्य स्थितियों में परिवर्तन न किया जाए। यानी समान ताप पे रखा जाए, एक समान उसका दाब रहे और उसकी जो पदार्थ के गुण एक समान है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर स्थापित किया जाता है उसमें प्रवाहित धारा I की क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है। यही उसका नियम। तो आप बता सकते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। स्पष्ट हो गया। लिख लेंगे जो उत्पन्न विभवांतर उसको किससे डिनोट करते हैं V से। तो यहाँ आप लिखेंगे अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। एक बार फिर से ओम का नियम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो
उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी कम प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I। देखिएगा, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू एक हमने कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल R इंटू I। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे R क्या है, तो लिखेंगे जहाँ कैपिटल R एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब जानते हैं, यानी कि किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसमें बाधा उत्पन्न करना, उसमें रुकावट करना, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह जो होता है हमेशा चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के गति में बाधा उत्पन्न करने वाला है, राइट। अब आगे देखिएगा, यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे R इज इक्वल टू, तो V अपान I नोट कर सकते हैं, हो जाएगा। तो एक संबंध मिल गया R इज इक्वल टू V अपान I, और ये जो होगा हमेशा नियत होता है। इसकी जो वैल्यू आएगा विभवांतर और धारा के अनुपात का, ये हमेशा क्या रहेगा? नियतांक। क्यों भाई? क्योंकि ये नियतांक ही है R। R का मान क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ से ये तो प्रतिरोध हो गया, तो इसका कोई मात्रक भी तो होगा, तो निकालते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या, हेडिंग बना लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा? विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, तो लिख लेते हैं विभवांतर का मात्रक अपान धारा का मात्रक। बतलाइए, विभवांतर का मात्रक क्या पढ़े हैं? वोल्ट। अपान धारा का मात्रक क्या पढ़े हैं? एम्पियर। या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं वोल्ट, या इसे बोल देते हैं V प्रति A। V का मतलब वोल्ट, A का मतलब एम्पियर। या इसी का नया एक मात्रक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम। ओम को किससे डिनोट करते हैं? ये देखिए इस तरीके से, शिव जी का पिंडी जिसे बोलते हैं ओम। तो ओम का सिंबल क्या है? राइट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ से जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है ये ओम के इक्वल्स होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 वोल्ट अपान एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओम। अर्थात यदि कहीं पे 1 वोल्ट अपान एम्पियर लिखा रहेगा तो उसके प्लेस पे हम लोग 1 ओम रख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ओम जो है हम लोगों के लिए नया इंसान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? आप भी तो देख रहे हैं, तो इसका भी तो हमें परिभाषा चाहिए। तो कोई गम नहीं, एकदम आप लोग इसको परिभाषित कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, ओम की परिभाषा बनाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा,
यहां से हम लिख सकते हैं यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तथा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ए का मतलब एम्पियर जान रहे हैं, तो बतलाइए R इज इक्वल टू V अपान I से फॉर्मूला तो यही है, कितना आ जाएगा R इज इक्वल टू V की वैल्यू 1 वोल्ट अपान I की वैल्यू 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ओम आ गया ना। तो आप यहां से परिभाषा बोलिए किसका 1 ओम का। यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक में प्रवाहित धारा कितना हो 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध कितना कहलाता है 1 ओम कहलाता है। फिर से बोलूं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर का हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। स्पष्ट? बहुत अच्छा, यही है आपके ओम की परिभाषा, लिख लेंगे ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसमें है ओम के नियम का सत्यापन, तो देखिएगा, मिटा दो इसे। ओम के नियम का सत्यापन, देखिएगा ओम के नियम का जो सत्यापन है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। का सत्यापन, पहले तो ओम नामक वैज्ञानिक ने अपने नियमों को सत्यापित ऐसे किया, एक परिपथ बनाया। उस परिपथ में क्या किया, एक बैटरी लगाया। देखिएगा एक बात ध्यान देंगे, ये सेल द्वारा ही बनता है बैटरी, क्लियर। बैटरी में कितने, एक प्लस प्लेट होता है, दूसरा क्या होता है माइनस। अब बैटरी सेल से कब बनती है, जब 2 या 2 से अधिक सेल इसमें ऐड कर देते हैं तो सेल नहीं कहलाता है बल्कि क्या हो जाती है बैटरी। यहाँ पे देखिए मैंने 2 सेल जोड़ा है, तो ये बैटरी है और उसमें क्या जोड़ा, एक कुंजी लगा है। कुंजी तो जान ही रहे हैं, इसको स्विच है, जो ऑन ऑफ करने के लिए मिलता है। जब आपकी आवश्यकता हो परिपथ में धारा प्रवाहित कर देंगे, अन्यथा नहीं। और इस परिपथ में एक धारा नियंत्रक लगा, क्या लगाया, धारा नियंत्रक, जो धारा के मान को नियंत्रित करता है, ये धारा नियंत्रक है। और इसको एक अमीटर से कन्वर्ट कर दिया। अमीटर का काम क्या होता है, धारा के मान को मेजरमेंट करना, किसमें, एम्पियर में। ये क्या है भाई, अमीटर। अमीटर, अमीटर का ये प्लस प्लेट होता है, ये वाला क्या है माइनस। क्योंकि परिपथ में अमीटर को कभी भी जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, राइट। और इसके साथ साथ इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगाया। देखिएगा ये है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है इसमें खुद का प्रतिरोध होता है, ये रेजिस्टेंस है। इसका ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ऐसे। और पूरा इसको ला करके इससे माइनस वाले प्लेट से जोड़, क्या ये परिपथ पूर्ण हो गया। हाँ, अब देखिएगा इसका नाम लिख देता हूँ, ये क्या है, बैटरी। क्या है, बैटरी। ये क्या है, कुंजी। ये क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, सिर्फ एमीटर पे लिख ही दिए हैं। ये क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का जो काम होता है, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को मापना है, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसके वोल्टेज को मेजरमेंट करके बतलाना।
कि कितने वोल्टेज की धारा आती है। जैसे आप लोग जो घरों में आपके लाइट आती है तो आप बोलते हैं कितने एम्पियर की धारा आ रही, कितने वोल्टेज की लाइट आ रही है। तो वैसे तो आपकी जो घरों में लाइट आती है वो 220 वोल्ट की आती है। ट्रांसफार्मर में अधिक की लाइट आती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करता हो ट्रांसफार्मर आपको 220 वोल्ट में, और 220 वोल्ट की लाइट आ पाती है। तो उसी तरीके से वोल्टेज को मापता है। और ये क्या करता है, इसकी धारा को मापेगा ये एमीटर में, एम्पियर में, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जो भी धारा है। क्लियर? तो ओम ने क्या किया, पहले धारा नियंत्रक को नहीं लगा, एक समान रूप से बैटरी लिया और उसमें धारा क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया। और प्रवाहित करने के बाद वोल्टमीटर के पाठ्यांक को खोजा और इसके अमीटर के पाठ्यांक को खोजा, अर्थात वोल्टमीटर की वैल्यू और इसकी वैल्यू का खोजा। और उन दोनों का क्या किया, बाद में अपने आप को एक रेशियो निकाला। तो रेशियो मतलब अनुपात निकाला, तो इसकी वैल्यू कुछ फाइंड किया। अब उसके बाद उन्होंने धारा नियंत्रक लगा दिया। धारा नियंत्रक लगाने से मतलब उसके धारा के मान में परिवर्तन किया। तो जैसे ही उसको परिवर्तित किया, नियंत्रित किया, तो वहां से क्या हुआ, फिर एक बार अलग से वोल्टमीटर और अमीटर के पाठ्यांक को लिया। तो उस परिस्थिति में वोल्टमीटर के पाठ्यांक और अमीटर के पाठ्यांक को लेकर के पुनः फिर से उसका रेशियो निकाला, तो वही रेशियो प्राप्त हुआ जो इसका रेशियो प्राप्त, जो फाइनल वैल्यू है इसकी और वही फाइनल वैल्यू इसकी, दोनों क्या आ गया आपस में, इक्वल्स आ गए। तो बताइए कांस्टेंट आया। फिर एक बार अलग से एक्सपेरिमेंट किया, तो पुनः अलग से फिर एक बार इसके वोल्टमीटर का पाठ्यांक V डैश मिला और इसका पाठ्यांक I डैश मिला, इस तरीके डबल डैश। तो इसका भी रेशियो सॉल्व करने के बाद कितना आया, वही वैल्यू आया जो इन तीनों का है। तो बताइए हर एक परिस्थिति में धारा और वोल्टेज आपस में भले चेंजिंग हो रहे हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है एक कांस्टेंट आ रहा है। इस तरीके से ओम के नियम का क्या हुआ, सत्यापन हुआ। अब तो प्राप्त हो गया ना कि जो वोल्टेज है और धारा है, इन दोनों की जो वृद्धि हो रही है, चेंजिंग हो रही है, ये सेम टू सेम हो रही है, एक ही क्रम में हो रही है, एक अनुक्रम में हो रही है। इसलिए ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, भूल गए, जल्दी बोलिए। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर प्रवाहित धारा I के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, दोनों का अनुक्रम समान है। दूसरा इसका सत्यापन ये है कि उन्होंने बताया कि यदि हम किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यानी वोल्टेज और धारा I के बीच यदि ग्राफ प्लॉट करें, ये देखिए इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो एक्स एक्सिस पे मैंने धारा को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज को, तो इन दोनों के बीच यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, एकदम सीधी रेखा में प्राप्त होगा, कहीं मुड़ेगा नहीं, वक्र का रूप नहीं लेगा। तो उस सिचुएशंस में ये ओम का नियम क्या कहलाया, सत्य का है। यानी कि जितना जो धारा बढ़ रहा है उसी रेशियो में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, राइट। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या चाहिए, यदि प्रवाहित धारा और वोल्टेज दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें क्या आना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, दोनों एक सीधी रेखा में प्राप्त होना चाहिए। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा, नोट करना हो तो लीजिए। मिटा दो। अब उसके बाद चलते हैं थोड़ा प्रतिरोध की डिफिनीशन जान जाते हैं। हेडिंग बनाइएगा, प्रतिरोध की परिभाषा।
डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि उसके चालक के जो परमाणु होंगे वो परमाणु इसके इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित जो होगा, उसको गति होगा तो उसमें क्या करेगा? रुकावट पैदा करेगा, रोकेगा उसे, तो क्या कहलाएगा? एक प्रकार का प्रतिरोध। तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। किसी चालक का प्रतिरोध कामा उस चालक के परमाणुओं द्वारा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गति में बाधा उत्पन्न करती है, या दूसरी डिफिनेशन आप बोल सकते हैं कि आपने अभी फार्मूला पढ़ा है R=V/I, तो आप ये भी डिफिनेशन बना सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध करते हैं। लिख लीजिए, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध करते हैं। अर्थात R=V/I। कंप्लीट। अब थोड़ी सी एक छोटी सी डिफिनेशन आती है प्रतिरोधक। देखिएगा प्रतिरोधक क्या होता है। प्रतिरोध युक्त पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। जो पदार्थ प्रतिरोध युक्त होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक ऐसे पदार्थों का बना होता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। जिस पदार्थ का रेजिस्टेंस अधिक होता है उसी पदार्थ का क्या बना होता है? प्रतिरोधक बना होता है। क्लियर हुआ? जैसे आप लोग देखते हैं नाइक्रोम, क्या है? नाइक्रोम। एक होता है टंगस्टन। ये ऐसे पदार्थों के मिलकर बने होते हैं कि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अधिक होता है। नाइक्रोम तो आप लोग देखे ही हो, जो हीटर्स होते हैं भोजन पकाने वाला, उसमें स्प्रिंग नुमा लगा रहता है, वो नाइक्रोम होता है। टंगस्टन भी आप देखे हैं, जो बल्ब लगे होते हैं आपको, ये जो आपका आता है वो रेड वाला कांच वाला, तो उसमें जो पतला सा तार अंदर लगा रहता है वो टंगस्टन का होता है। तो इनका देखते हैं रेजिस्टेंस अधिक होता है, जिसके कारण ये टेम्परेचर ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है टेम्परेचर क्या करता है? अधिक उत्पन्न करता है। राइट हुआ? तो आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं प्रतिरोधक का। बोल दूं, प्रतिरोध युक्त पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोध युक्त पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। नीचे प्रतिरोधक ऐसे पदार्थों का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, जैसे नाइक्रोम, टंगस्टन आदि। कितना लिखें? अब हेडिंग बनाइए, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। एक बात सुन लीजिएगा, पहले हेडिंग बनाइए, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। चालक के प्रतिरोध
की निर्भरता। मतलब चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड रहता है, उसकी निर्भरता पढ़नी है। तो देखिएगा, चालक का प्रतिरोध जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर निर्भर करता है? निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला ये है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह ताप पर निर्भर करता है, अर्थात किसी भी चालक के टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे आप लोगों ने मोटर चलाते हैं, तो मोटर जब चलाते हैं तो चलाते 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 वो मोटर हीट हो जाती है, उसकी बॉडी। तो आप उसको देखते हैं, टच करते हैं ऐसे, तो कहते हैं इस मोटर बहुत ज़्यादा हीट हो गया। तो इसको क्या किया जाए? तो वो फिर दोबारा चलाते हैं तो नहीं चलता है, उसको थोड़ा रेस्ट में रख देते हैं, तो पुनः फिर से स्टार्ट करते हैं तो मोटर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मोटर अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा। क्लियर हुआ? तो आप क्या बता सकते हैं? जो चालक का प्रतिरोध होता है वह ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। राइट? तो आप पहला लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला किस पर? ताप पर। दूसरा, चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है, यानी वो चालक तार है वो किन पदार्थों का बना है? लोहा है या एल्यूमिनियम है या तांबा है या सिल्वर है या पीतल है, किसका है? तो उनके पदार्थों पे डिपेंड करता है कि इसके जो पदार्थ किसके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, चालक का प्रतिरोध पदार्थों पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। एक बात जान जाइएगा कि जो सबसे अच्छा चालक होता है वो किसका होता है? सिल्वर का। सिल्वर में आप जो धारा प्रवाहित करेंगे सबसे अच्छा धारा प्रवाहित होगा, उसमें जो होता है उसका प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। तीसरा कंडीशन है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी उसके लंबाई पे डिपेंड करता है। जितना अधिक लंबा तार होगा उसमें उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जितना छोटा तार होगा उतना ही उसका प्रतिरोध कम होगा। तो अर्थात क्या बोल सकते हैं? जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख लेंगे कि प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R is proportional to L। इसका मतलब कि जैसे जैसे L का मान बढ़ेगा वैसे वैसे R का भी मान बढ़ता जाएगा। क्लियर? अगला नोट पॉइंट है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत मजेदार की बात है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से लिखेंगे चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल, फर्स्ट में एरिया ना, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसका व्युत्क्रम उल्टा, मतलब कि चालक का जो जितना अधिक एरिया होगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं अर्थात
R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। मेरे भाई यदि इसके मान को आप बढ़ाओगे इसका मान क्या होगा, घटेगा। इसीलिए आप कभी भी तार लगाइएगा तो कैसा तार लगाना चाहिए, मोटा तार लगाना चाहिए, जिससे उसका रुकावट कम होगा इलेक्ट्रॉनों की गति का, तो आपका लाइट करंट अच्छी तरीके से प्रवाहित होगा। समझ गए? तो चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, चालक के ताप पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के लंबाई पर जो इसके अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के क्षेत्रफल पर जो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से देखिएगा, लिखेंगे उक्त नियमों को मिलाने पर, उक्त नियमों को मिलाने पर, चलिए मिलाइए, यही ना दो हैं, तो ऊपर लिख देता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों लोगों को कंबाइन कर लिया। अब बतलाइए, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो R इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट लगा दिए। कांस्टेंट क्या लगाते हैं देखिएगा, बहुत अच्छा नाम है, रो। क्या नाम है? रो। रोना मत, इसका नाम है रो इनटू L/A। सही है? R इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां रो इसको और लिख देता हूँ, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऐसे इसका हिंदी में लिख देता हूँ रो। एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, नाम याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी भी पदार्थ का एक पदार्थ रहेगा, उस पदार्थ जो आपका चालक बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस चालक का प्रतिरोध बदल सकता है, लेकिन उसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी बदल नहीं सकता है। ये पदार्थों के गुणों पे डिपेंड करता है। जो एक पदार्थ का बना हुआ है तार, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे कैसो भी हो, लेकिन उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदल सकता है। प्रतिरोध बदल जाएगा लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, याद रखिए। तो आप एक लाइन लिख लीजिए कि यह जो होता है चालक के पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो लिख लेंगे नोट पॉइंट में, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। राइट? अब इसके बाद जरा चला जाए, इसका रो का मान निकाला जाए, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, इसका 3 मल्टीप्लाई RA/L। रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L। क्लियर? अब जरा देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, तो इसका मात्रक भी तो चाहिए, एकदम निकालिए मात्रक। रो का मात्रक, रो का मात्रक थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना,
रो का मात्रक। तो क्या लिखेंगे, आर का मात्रक, आर का मात्रक गुणे ए का मात्रक बटा यल का मात्रक। जल्दी बोलिए, आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम को ऐसे लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे ना। इंटू ए एरिया है, क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर को एम पे लिख करके स्क्वायर लगा देते हैं। एल का मतलब चालक की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक तो जान ही रहे हैं, मीटर। तो हाई देखिएगा, ए गोयम से ए गोयम को भूज देना, भूज दिए, जो बचा उसका आप नोट कर लीजिए। कितना मिल गया भाई, ओम मीटर, ओम मीटर। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, ओम मीटर। तो आप बताइए, रो का क्या मात्रक है, रो का मात्रक ओम मीटर, रो का मात्रक ओम मीटर। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। एक नोट पॉइंट में थोड़ा सा इससे जानकारी ले लीजिए कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, यदि कोई चालक जो चालक तार बना रहता है, यदि तार वह धातु का बना है, तो उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन एक शर्त कि यदि जो तार है वो अधातु का बना, कुछ ही अधातु का, पूरे अधातु की बात नहीं, कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता जाता है। जैसे कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसके टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटता है। तो ये थोड़ा सा नोट पॉइंट ऐसे नोट करते रहिएगा और इसे नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, नोट हो गया, बहुत अच्छा। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स यू, बाय बाय, टेक केयर।